ओरल टेस्ट ऑन मिल्टन। मिल्टन पर एक ओरल टेस्ट हम लोग कराने या करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मिल्टन के उस टेस्ट को 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है। सबसे पहला बायोग्राफिकल स्टडी, उसके बाद उनका लिटरेरी करियर, फिर उसके बाद उनका जो है इम्पोर्टेंट वर्क्स का डिटेल्ड स्टडी। सबसे पहले जो है मैं ममता जी से शुरू करूंगा कि ममता जी, कैन यू टेल मी द डेट व्हेन मिल्टन वाज बोर्न? मिल्टन का जन्म कब हुआ? व्हेन जॉन मिल्टन वाज बोर्न? December 9, 1608. December 9, 1608. Milton was born in 1608 on 9th December. The answer was given by who? The answer was given by Mamta जी। ममता जी, उनकी डेथ के बारे में आप बताइए। 8 When did he die? November 1674. 1674 में उनकी जो मौत हुई है 1674। इन दिस वे वी केम टू नो कि ही वाज बोर्न इन 1608 एंड डाइड इन 1674। 1608 में जॉन मिल्टन का जन्म हुआ, 1674 ईस्वी में उनकी मौत हुई है। ममता जी, जॉन मिल्टन किस एज से बिलोंग करते हैं? Jacobian age. जैकोबियन एज का डेट क्या है? So I don't know. सबसे पहली चीज की जॉन मिल्टन डज नॉट बिलोंग टू जैकोबियन एज। जैकोबियन एज से वो बिलोंग नहीं करता। आप फिर से करिए, फिर से सोचिए। प्रिया मैडम, प्रिया मैडम। Yes, sir. जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू विच एज? Sir, John Milton belonged to Puritan age. प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज की डेट क्या है? 1625 to 1660. या 1625 टू 1660। आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। जॉन मिल्टन को लेकर के प्रिया जी ने बताया कि जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू प्यूरिटन एज एंड द डेट ऑफ प्यूरिटन एज इज फ्रॉम 1625 टू 1660, 1625 से 1660। मुझे लगता है ममता जी को ये क्लियर हो गया होगा कि जो डाउट उनको था कि जॉन मिल्टन बिलोंग्स टू प्यूरिटन एज और वो 1625 से 1660 है। जो प्यूरिटन एज है उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन कौन सा है ममता जी? प्यूरिटन एज को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, कौन कौन सा है? प्रिया जी। हेलो जी, आप बताइए। सर, इस पे डाउट है मुझे थोड़ा, अच्छा, ओके। मुझे क्लियर नहीं है सर। मिथिलेश जी। हाँ, आप बताइए। कैरोलाइन एज एंड द कॉमनवेल्थ पीरियड। या कैरोलिन एज एंड कॉमनवेल्थ पीरियड। कैरोलिन एज का डेट कब से कब तक है? 1625 टू 1649। ठीक है। कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 टू 1660। 1649 टू 1660। मुझे लगता है प्रिया जी, ममता जी, आप दोनों लोगों को आवाज गई होगी। एंड नाउ यू केम टू नो कि जो जॉन मिल्टन है वो प्यूरिटन एज से बिलोंग करते हैं, जिसकी डेट 1625 से 1660 है। यू गॉट द आंसर। द आंसर वाज गिवन बाय प्रिया जी, बट लेटर ऑन इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय मिथिलेश जी कि अल्टीमेटली जो ये प्यूरिटन एज है इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और वो जो दोनों हिस्सा है उसमें से एक हिस्से को क्या कहा जाता है? पहला वाला जो हिस्सा है, यू विल कम टू नो कि उसको हम जो है कैरोलिन एज के नाम से जानते हैं, जो 1625 से 1649 है। और जो दूसरा हिस्सा है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? कॉमनवेल्थ पीरियड। और कॉमनवेल्थ पीरियड कब से कब तक रहा? 1649 से 1660 रहा है। मैं मिथिलेश जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो आपका कैरोलिन एज है उस समय के किंग कौन थे? किंग चार्ल्स फर्स्ट। या कैरोलिन एज के जो किंग रहे हैं चार्ल्स फर्स्ट रहे हैं। मिथिलेश जी, उस समय सिविल वार शुरू हुआ था। सिविल वार कब शुरू हुआ था? 1642। 1642 में। थिएटर को कब बैन किया गया था? 1642। 1642 में। प्रेस को कब सेंसरशिप किया गया? 1643। 1643। ठीक है। मिल्टन की एरियोपैजिटिका जो प्रेस का फेवर करती है, व्हेन डिड इट पब्लिश? 1644। 1644। तो इस तरह से हम सारे लोग उस डेट के बारे में जाने की जो आपका कैरोलिन एज है, कैरोलिन एज में चार्ल्स फर्स्ट किंग थे। और जो चार्ल्स फर्स्ट किंग थे
उनका अपना जो टाइम था वह कब से कब तक रहा है, वह 1625 से लेकर 1649 ईस्वी तक था। और इस समय कुछ घटनाएं घटित हुई थी जिसका मिल्टन ने, हमने क्वेश्चन पूछा और मिथलेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन किया। एक घटना क्या घटित हुई थी, 1642 ईस्वी में थिएटर वाज बैंड। दूसरी घटना 1643 ईस्वी में प्रेस वाज सेंसरशिप्ड। और जो है 1642 में ही सिविल वॉर की शुरुआत हुई थी। और प्रेस की फ्रीडम को लेकर के जॉन मिल्टन ने एक प्रोज बुक लिखा था जिसका नाम था एरियोपैजिटिका। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप ये सब 1642, 1643, 1644 को मिथलेश जी ने एक्सप्लेन किया, मैंने भी इस पे बात की, तो मिथलेश जी एक और बड़ी घटना उस समय हुई थी, किंग चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी गई थी। ये घटना कब की है? 1649। 1649, 1649 ईस्वी में किंग चार्ल्स फर्स्ट वाज एसासिनेटेड, किंग चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है। तीसरा चीज मिथलेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कर दी जाती है तो उस हत्या के बाद जो है कुछ लोग आते हैं जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर थे, जिन्होंने इंग्लैंड में रूल किया या उन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग किया। कैन यू जस्ट मेंशन द नेम ऑफ दीज पीपल, या उन लोगों का नाम आप बता सकते हैं? ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल कब से कब तक? 1649 to 1658। 1649 टू 1658, बहुत अच्छा। 1649 से लेकर 1658 ईस्वी तक ओलिवर क्रॉमवेल ने इंग्लैंड में अपना एक तरह से कहा वो पार में थे। और ओलिवर क्रॉमवेल के बाद कौन आता है? रिचर्ड क्रॉमवेल, हिज सन। ओलिवर क्रॉमवेल के बाद रिचर्ड क्रॉमवेल आते हैं जो 1658 से 1660 तक रहते हैं। मिथलेश जी एक चीज आप और बताइए कि जब चार्ल्स फर्स्ट की का एसासिनेशन हुआ था या उनकी हत्या हुई थी, तो एक चार्ल्स सेकंड जो किंग थे ही लेफ्ट इंग्लैंड, वो इंग्लैंड छोड़ के चले गए थे। कहाँ गए थे? फ्रांस। फ्रांस गए हुए थे, ठीक है। और वो फ्रांस में 11 साल तक थे, 1649 से लेकर 1660 ईस्वी तक वो फ्रांस में 11 साल थे। 11 साल बाद उनकी वापसी होती इंग्लैंड को। तो जब वापसी होती है तो उस एज को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिथलेश जी से मैंने पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। मैं आप सारे लोगों से जानना चाहता हूँ, किसी को कोई डाउट, जितना चीजें पूछी गई सबको समझ, प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट व्हाट, इन दिस वे यू केम टू नो अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन। पूरा पॉलिटिकल सिचुएशन को मिथलेश जी ने बताया कि 42 में क्या हुआ, 43 में क्या हुआ, 44 में एरियोपैजिटिका आई, 1649 में किंग की हत्या की गई, कैसे चार्ल्स सेकंड जो है इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस चले जाते हैं, फिर फ्रांस से उनकी वापसी 1660 में होती है। उस एज को रेस्टोरेशन एज कहते हैं। इसके अलावा आपने ये भी देखा कि ओलिवर क्रॉमवेल का क्या रोल रहा है, रिचर्ड क्रॉमवेल का क्या रोल रहा है, इस तरह की बातें मिथलेश जी से बात हुई है। अब मैं दोबारा फिर ममता जी से ही, मिथलेश जी प्लीज म्यूट, प्लीज। मैं ममता जी जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो फादर थे जॉन मिल्टन के, उनके फादर का क्या नाम था? जॉन मिल्टन। उनकी माँ, या फादर जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन था, ठीक है। उनकी माँ का क्या नाम था? सारा जेफरी। सारा जेफरी। मिल्टन किस जगह पैदा हुए थे? ब्रेड स्ट्रीट, लंदन। ब्रेड स्ट्रीट लंदन में पैदा हुए थे। और साथ ही साथ उनका जो अर्ली एजुकेशन था किस कॉलेज से हुआ था? सेंट पाउल। सेंट पॉल स्कूल से हुआ था। तो इन दिस वे यू केम टू नो कि जो ममता जी है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं या उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मिल्टन के फादर का नाम जॉन मिल्टन, उनकी माँ का नाम सारा जेफरी। और इसके अलावा यू अल्टीमेटली कम टू नो व्हाट, यू कम टू नो कि उनका जो अर्ली एजुकेशन हुआ है वो सेंट पॉल स्कूल से हुआ है। वो ब्रेड स्ट्रीट लंदन में उनका जन्म हुआ था। ही वाज बोर्न इन 1608, डाइड इन 1674, बिलोंग्स टू प्यूरिटन एज। तो ऑल दीज थिंग्स वर एक्सप्लेन बाय ममता जी एंड मिथलेश जी एंड आल्सो प्रिया जी, ये सब चीजें आती है। मैं आपसे एक और क्वेश्चन ममता जी जानना चाहता हूँ कि उनका जो एक तरह से हायर एजुकेशन जो उन्होंने प्राप्त किया था, कहाँ से प्राप्त किया था हायर एजुकेशन? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। या कॉलेज का नाम? क्रिस्ट कॉलेज। क्रिस्ट कॉलेज। या तो अगर आप देखेंगे कि हायर एजुकेशन उनका जो है कहाँ से रहा है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रहा है। और हायर एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बाद यू फाइंड की क्रिस्ट कॉलेज से, वहां से उनका ऑल दिस थिंग्स वी सी। नाउ मैं प्रिया जी आप की ओर में मूव करता हूं।
और मैं जानना चाहता हूँ कि when Milton was doing his graduation, he was popular among his fellow students with the title. वह अपने दोस्तों के बीच काफी प्रसिद्ध थे एक टाइटल, तो उस टाइटल का क्या नाम था? सर लेडी ऑफ क्राइस्ट। या लेडी ऑफ क्रिस्ट के नाम से उनको जाना गया। उनको उनको लेडी ऑफ क्रिस्ट क्यों कहा गया? लेडी ऑफ क्राइस्ट क्यों कहा गया? क्योंकि सर ग्रे हेयर थे और ओवल शेप इनका फेस था और इनका जो लिटरेरी जो इंटरेस्ट था वो सबसे अलग था। ठीक है। So in this way you come to know कि he, please mute. In this way you come to know कि Priya ji explained, what did she explain? She explained कि he has been addressed as lady of Christ because he had curly hair, womanish nature, shy nature, and you will come to know कि ये सब उनका अपना जो है, and he was much passionate about Jesus Christ को लेकर के काफी ज्यादा, even you come to know कि उन्होंने पोयम भी कंपोज किया था। ये सारी चीजें। प्रिया जी से मेरा एक और क्वेश्चन है कि प्रिया जी when he was doing graduation he composed a popular poem which established him as a poet, and that poem was related to Jesus Christ. Can you just tell me the name of that poem? Sir, on the morning of the Christ nativity. Yeah, Ode on the morning of Christ nativity. पोयम कब पब्लिश हुआ है? Sir, 1629. 1629 में। और उस समय जब पोयम पब्लिश हुआ तो उनकी उम्र कितनी थी? Sir, 21 years. 21 years. And was he doing graduation or post graduation? Sir, graduation. Graduation. ठीक, okay. So yeah, please mute. So regarding the poem, she explained, Priya ji explained, what did she say? She said कि when Milton was doing graduation from Cambridge University's Christ College, he wrote a very beautiful poem, and the name of the poem was Ode on the Morning of Christ Nativity. It was related to Jesus Christ, and you come to know कि what he at the that time he was about he was around 21 years old, and he was doing his graduation from Christ College, Cambridge University, and the particular poem established him as a popular poet in English literature. So these things we find. What I want to say, when you talk about this thing, when you go with this poem, ultimately what you have to do, तब क्लास चल रही, जाओ तुम लोग नीचे, अभी नहीं, क्लास चल रही। So in this way you come to know what, in this way you ultimately find, you come to know कि how did in what way he established himself, even he was pursuing graduation उसी समय। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पूछा। पॉलिटिकल जो सिचुएशन था वो मिथिलेश जी ने एड्रेस किया अच्छे ढंग से। जो प्रिया जी हैं और ममता जी, इन लोगों ने बायोग्राफिकल स्टडी, उनकी स्कूलिंग को और उनका जो पहला वर्क था उसको लेकर के वो किया। मैं ममता जी से एक और क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि ममता जी, उनको जो है कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया था किसी चीज की बहस को लेकर के, वो बहस किस पर थी, किस वजह से उनको कॉलेज से एक्सपेल किया गया था? ममता जी। बेन जॉनसन। या बेन जॉनसन पर, बेन जॉनसन जो राइटर है, बेन जॉनसन पर कुछ क्वेश्चंस को लेकर के प्रोफेसर से, या एक तरह से कहा जाए तो उनसे उनका अपना कुछ किसी चीज को लेकर बहस हुई, उसकी वजह से उनको एक्सपेल कर दिया गया था। एक लास्ट क्वेश्चन मैं प्रिया जी से जानना चाहूंगा कि 1663 ईस्वी में प्लेग फैला हुआ था, तो जब प्लेग फैला था तो जॉन मिल्टन ने अपना घर शिफ्ट किया था। कहां से कहां शिफ्ट किया था? Don't know, sir. ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने अपना घर लंदन टू बकिंगम शायर, उन्होंने अपना घर लंदन टू बकिंगम शायर शिफ्ट किया था, और ये घटना 1663 की है जब वहां पे प्लेग वाज ब्रोकन आउट, एंड यू विल कम टू नो कि आर दिस थिंग्स वी फाइंड नाउ। जस्ट आई वांट टू नो सुनील जी। सुनील जी, गुड मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग। सुनील जी, सबसे पहला चीज की मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जॉन मिल्टन को he has been addressed as the evening star of Renaissance. जॉन मिल्टन को इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? सर
क्यों कहा जाता है ये तो नहीं, इतना तो जानते ही हैं सर, इवनिंग स्टार ऑफ रिनेसा सर। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि उस समय जो रिनेशा था वो आप कह सकते हैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, या अच्छा, रिनेशा यस, का डाउनफॉल उस समय था और वो उसके लास्ट चमकते हुए सितारे थे, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा। अच्छा, उसके बाद से रिनेशा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ज्यादातर पोयम में या लिटरेचर में नहीं देखने को मिलती है, रेस्टोरेशन एज उसके बाद आ जाता है। दिस इज वाई यू यस, फाइंड एंड इन द वर्क्स ऑफ मींस दिस वाज द लास्ट पोएट in his work you find what in his work you find the characteristics of reformation and renaissance। तो रिनेशा का कैरेक्टरिस्टिक्स पाते हैं और ये लास्ट पोएट थे ऐसा देखने को मिलता है। दिस इज व्हाई ही हैज बीन एडेड एज द इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा। इनको यस, बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट कहा जाता है। भाई ये सर एलिजाबेथन एज के लास्ट पोएट थे, इसीलिए कहा जाता है सर। नहीं, एलिजाबेथन एज तो खत्म हो गया, एलिजाबेथन एज में तो पैदा भी नहीं हुए थे। 1603 में एलिजाबेथन एज खत्म होता है, 1608 में इनका जन्म होता है। और जब जन्म होगा तो ऐसा तो है नहीं उसी समय से मान लिया जाएगा कि बड़े पोएट हैं, खाएंगे पिएंगे स्कूलिंग होगी कुछ लिखेंगे तब इनको शुमार किया जाता है, इस एज से बिलोंग करते हैं। हम्म, इनको इसलिए जानकारी कहा है। जाता है बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट कि ही वाज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। और जो म्यूजिक था या एलिजाबेथन लिटरेचर का बहुत बेसिक कैरेक्टरिस्टिक था। तो ये कहा जाता है कि जो एलिजाबेथन पोइट्री है, जो एलिजाबेथन लिटरेचर है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वी फाइंड इन द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन, वो हम जॉन मिल्टन के वर्क्स में पाते हैं। दिस इज व्हाई। यस, डिड यू गेट इट? यस सर, यस, तो हाँ, तो मुझे लगता है सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि उनको क्या कहा गया है, इवनिंग स्टार ऑफ रिनेशा, बी लेटेड एलिजाबेथन पोएट। और एक शब्द और कहा गया है, वह शब्द क्या है, यू अल्टीमेटली कम टू नो। वो शब्द क्या है, एक और नाम दिया गया, उस नाम में अगर आप देखेंगे कि उनको आपको जो है लेडी ऑफ क्रिस्ट, ये तीनों चीजें एक्सप्लेन की गई है। और मैं सुनील जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो जॉन मिल्टन है उनकी 3 वाइफ्स थी, ही हैड 3 वाइफ्स, प्लीज एक्सप्लेन यस, अबाउट हिज वाइफ। यस सर। ये फर्स्ट वाइफ का नाम सर मैरी पॉवेल था, जो 1643 में इनकी शादी हुई थी सर। और वो जो है मैरी पॉवेल जो 17 ईयर्स ओल्ड की थी सर जब शादी हुई थी। फिर वो 1653 में डाइड हो जाता है सर। उसी समय दौरान सर 1652 में सर ये 44 ईयर्स के होते हैं जब ब्लाइंड होते हैं सर। ठीक ठीक है, तो इन और दिस वे उसके बाद वी कम टू नो। या फिर कैथरीन वुडकॉक की दूसरी शादी फर्स्ट, होती है। stop यस, stop yes. First, I would like to explain कि what the has been given by सुनील जी। You will come to know कि he told to all of us कि उनकी जो पहली पत्नी थी, उनकी पहली पत्नी का नाम क्या है, मेरी पॉवेल। मेरी पॉवेल है, मेरी पॉवेल से उनकी शादी 1643 ईस्वी में होती है। शादी के 10 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है, और यह डेथ कब होती है, 1653 ईस्वी में होती है। लेकिन इसी दरमियान एक बड़ी घटना जो है जॉन मिल्टन की लाइफ में घटित होती है। एंड व्हाट वाज दैट, जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44 इन 1652। जॉन मिल्टन 1652 ईस्वी में 44 साल की उम्र में अंधे हो जाते हैं। और उनके अंधे होने के 1 साल बाद जो है उनकी पत्नी दम तोड़ देती है, या इस दुनिया से रुखसत हो जाती है, मेरी पॉवेल। तो पहली पत्नी के बारे में उन्होंने ये बात बताई है। या अब आप दूसरी पत्नी को लेके एक्सप्लेन करें। यस। दूसरी पत्नी सर इनकी कैथरीन वुडकॉक नाम रहता है सर। और ये 1656 में सर जो है इनकी शादी होती है। उसके हाँ 2 साल बाद जो है 1658 में इनकी डेथ हो जाती है। और ठीक है। यू कैन से 15 मंथ ऑफ हर मैरिज सर, 15 महीने जो हाँ है इनकी शादी को होने के बाद जो है ये हम्म, दूसरी पत्नी के बाद जो है एक सर एक क्रिएशन करते हैं, एक सोनेट लिखते हैं ऑन हिज डिजीज वाइफ, जो हाँ मिल्टन ने अपनी सेकंड वाइफ की डेथ पर लिखते हैं ऑन हिज डिजीज वाइफ ठीक सर। ठीक है, बस यस सर। स्टॉप योरसेल्फ। तो इन दिस वे यू कम टू नो कि सुनील जी एक्सप्लेन्ड अबाउट हिज सेकंड वाइफ। उन्होंने उनकी सेकंड वाइफ के बारे में, जॉन मिल्टन की सेकंड वाइफ के बारे में बात की है। और जॉन मिल्टन की जो सेकंड वाइफ है उनका नाम कैथरीन वुडकॉक रहा है। एंड यू विल कम टू नो कि उनसे जो शादी हुई है वो 1663 में हुई है, 1663 ईस्वी में, सॉरी, तो जो जो शादी हुई है 1656 ईस्वी में हुई है।
एंड यू विल कम टू नो कि आफ्टर 15 मंथ्स, मैरिज के 15 मंथ्स बाद शी लेफ्ट दिस वर्ल्ड। और एक जो क्वेश्चन पूछा गया जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार जिक्र किया था कि यूपी टीजीटी और पीजीटी में कि जॉन मिल्टन ने एक सोनेट लिखा है ऑन द डिसीज्ड, ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। तो यू विल कम टू नो कि इसमें उन्होंने किस पत्नी का जिक्र किया है, तो कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक के मरने पर या उनके मरने के बाद जॉन मिल्टन ने उनकी डेथ पर एक सोनेट लिखा जिसका नाम on his deceased wife. So in this way you come to know about what? You come to know about his second wife. Now explain the third wife, Sunil ji. यस सर, एलिजाबेथ मेंसुल सर थर्ड वाइफ का नाम रहता है, जो 1663 में शादी करते हैं सर। हाँ। उसके बाद ये 30 इयर्स ओल्ड रहती हैं सर। इनकी सेक्रेटरी भी रहा करती थी, हाँ। जो लिखते थे अपना नॉवेल, ये सब सन वगैरह सर, या जो भी एपिक वगैरह उनके साथ कर रहती थी। और इनकी सिस्टर एनी सर इनको अपोज भी की थी शादी के लिए। एलिजाबेथ मेंसुल से जो शादी करे थे, अपोज भी किया था इन्होंने जो है। और ठीक, बस यस सर। ठीक है, ठीक है। So we come to know what? We come to know about his third wife। और थर्ड वाइफ का नाम क्या है? एलिजाबेथ मिंशुल है। एंड रिमेम्बर दैट कि जो एलिजाबेथ मिंशुल है, इनकी जो शादी हुई थी तो एज फैक्टर बड़ा मायने रखता है, काफी डिफरेंस था एज को लेकर के जो है। एंड यू गेट हियर कि ये जो मैरिज थी उनकी डॉटर्स ने इसको अपोज किया था, मिल्टन की डॉटर्स ने। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखने के लायक है कि मैरिज होती है, ठीक है, और मैरिज के बाद जो है अगर देखा जाए तो जॉन मिल्टन 1674 ईस्वी में एक डिजीज से मर जाते हैं। मतलब ये लास्ट वाइफ उनकी थी, और जो उनकी सेक्रेटरी के रूप में भी एलिजाबेथ मिंशुल ने। बट शी सर्व दैट मैन इन द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ। दैट लेडी वाज विद जॉन मिल्टन। ऐसा नहीं कि उन्होंने उनको छोड़ दिया था। और ये गाउट नाम की डिजीज से एक्सपायर हो जाते हैं। गाउट एक आपका आर्थराइटिस का डिजीज है, उसको उससे लेकर के इसमें। इसके बाद जो है मैं सुनील जी आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ कि आपने ये सब चीजें देखी है, ये सब चीजें, मिल्टन का जो लिटरेरी करियर है कितने हिस्सों में बांटा जाता है? डेट वगैरह आपको नहीं बताना, बस एक यही बताना है कि उसको कितने हिस्सों में बांटा जाता है। 4 हिस्सों में बांटा जाता है सर। ठीक है, 4 पीरियड। 4 पीरियड, प्लीज म्यूट। मिल्टन के लिटरेरी करियर को 4 हिस्सों में बांटा जाता है, और उन 4 हिस्सों को लेकर के मैंने क्वेश्चन भी किया था और मैंने बताया भी था। नाउ इट्स द टाइम टू गिव माइक टू सुरभि। सुरभि, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. Yeah. Now, just I want to know कि can you explain the literary career of Milton, which is divided into 4 parts, जो 4 भागों में बांटा गया है, उसकी डेट क्या है, कैसे कैसे रहा, उन चारों हिस्सों को आप एक्सप्लेन करिए। Yes, sir. So the first period is beginning from 1623 to 1628. 1623 to 1628। सुरभि Yes, जी sir. ने ये बताया कि जो पहला पीरियड है जिसको फर्स्ट पीरियड कहा गया है, यह जो फर्स्ट पीरियड था 1623 से लेकर 1628 तक, फ्रॉम 1623 टू 1628। 1623 से 1628 तक जॉन मिल्टन का पहला पीरियड उनका लिटरेरी करियर का रहा है। अब जो 1623 से 1628 तक है, सुरभि जी प्लीज टेल मी, इसमें उन्होंने क्या क्या लिखा, क्या काम किया था? व्हाट डिड ही डू? या सर इस पीरियड में उन्होंने उन्होंने क्या? मोस्ट एलेजीज लिखी हैं, और फर्स्ट एलेजी Yeah. उनकी थी ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट, जो कि उन्होंने अपनी हाँ, सिस्टर्स सन के ऊपर लिखी है, जिसका नाम था जॉन फिलिप। ठीक है, एंड सर दूसरी एलिजी है द एलिजी फर्स्ट एंड सेकंड। सर ये ठीक है, याद नहीं है किसके ऊपर लिखी थी। ठीक है, अ, कोई बात। और एक एलिजी उन्होंने लिखी है द एलिजी सिक्स, जो कि उन्होंने अपने स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड दायोदत्ती के ऊपर लिखी थी। Yeah, again I would like to explain कि Surabhi explained very beautifully कि the first period of John Milton's literary career falls between 1623 to 1628. It means that from 1623 to 1628 यह जो है क्या था, उनके लिटरेरी करियर का पहला जो है हिस्सा था। यू विल कम टू नो जो 1623 से 1628 उनके लिटरेरी करियर का पहला हिस्सा है, इस हिस्से में उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया।
इतना भी मेच्योर ही नहीं थे या इतना भी उम्र ही नहीं हुई थी। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो पीरियड रहा है, इस पीरियड में यू फाइंड व्हाट, यू फाइंड द एलिजीज, यू फाइंड एलिजीज। उन्होंने कुछ एलिजीज लिखा। उस एलिजीज में कुछ याद हो या ना हो, एक चीज ध्यान में रखना है कि एक उनकी एलिजी है जिसका नाम है ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट, ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट, ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट। इसमें उन्होंने अपनी सिस्टर एनी, जिसको एक बेटा था जॉन फिलिप, उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ पर उन्होंने क्या किया था, ये लिखा था ऑन द डेथ ऑफ हिज सिस्टर सन जॉन फिलिप, उसकी डेथ पर। और एक और चीज है कि उन्होंने एक एलिजी जिसका 6 एलिजीज के नाम से है, वो अपने कॉलेज फ्रेंड दायोदत्ती के नाम पर उन्होंने उसको लिखा था। तो दो चीजें सुरभि ने बताया कि ये चीजें रही है। नाउ सुरभि, आई जस्ट वांट टू नो अबाउट कि प्लीज एक्सप्लेन अबाउट थर्ड पीरियड के बारे में आप क्या जानते, सेकंड पीरियड। Yes, sir. The second या period from 1629 to 1640 एंड या इस पीरियड में उन्होंने एलिजीज को और मास्क वगैरह लिरिक्स वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है। इनकी Yes, sir. जो सबसे पहला जो पॉपुलर पोयम थी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण Yes, नेटिविटी, sir. ये फर्स्ट पीरियड में आती है या सेकंड पीरियड? सर सेकंड पीरियड में। इनका जो लिसिडास जो एलिजी है वो कब आया हुआ है? सर 1637 में। 1637। इनकी दो लिरिकल पोयम है एल एलिग्रो आई एल पेंसिरोसो, वो कब आई है? 1631 में। ठीक है, कहीं समटाइम्स यू आल्सो फाइंड 1632। तो जो Yes, sir. 1632 है, 1632 से लेकर 1637 तक, क्या इस पीरियड को कुछ और नाम भी दिया जाता है? हॉटन पीरियड। Harton period. So in this way you come to know कि सुरभि explain, what did she explain? She explained about second period, और जो सेकेंड पीरियड रहा है वो 1629 ईस्वी से लेकर 1640 ईस्वी तक है। ये जो 1629 से लेकर 1640 ईस्वी है, यह जो पीरियड था, इसमें जॉन मिल्टन ने क्या किया हुआ है, ज्यादातर लिरिक और एलिजीज लिखे हुए हैं। लिरिक है उनका, एलिजीज है, ये सब चीजें हम देखते हैं। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स है, जैसे ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। जब वो जो है ग्रेजुएशन कर रहे थे तो जीसस क्रिस्ट पर उन्होंने ये पोयम लिखा। इसको पहले भी एक्सप्लेन किया गया था और ये आई है 1629 में। उसके बाद उनके दो मास्क है, द आर्केड्स और कामस, उनके दो मास्क है। एक उनका सोनेट है ऑन शेक्सपियर करके, एक उनका पोयम है एल एलिग्रो आई एल पेंसिरोसो, दो पोयम है जो 1631 में, कहीं कहीं पे 1632 भी मिलता है। तो इसी जो सेकेंड पीरियड है, इसी सेकेंड पीरियड में एक सब डिवीजन है, एक छोटा सा और एज आता है 5 साल का। वो कब से कब तक है, 1632 से लेकर 1637 तक। उसको जो है किसके नाम से जाना जाता है, हार्टन पीरियड। जो आपका सेकेंड डिवीजन है लिटरेरी करियर का, उसी में एक छोटा सा और डिवीजन किया जाता है। वह डिवीजन 1632 से 1637 तक का है, उसको हार्टन पीरियड, HORTON। और हार्टन पीरियड क्यों कहा जाता है? जॉन मिल्टन ने हार्टन नाम की जगह पर रह करके कुछ पोयम्स लिखा, तो उस जगह के नाम पर इसको हार्टन पीरियड कहा जाता है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखना है, उनकी दो पोयम्स एल एलिग्रो आई एल पेंसिरोजो, लिसिडास है, उनके अपने कामस है, आर्केड्स और मतलब मास्क है, आर्केड्स और कामस। इस तरह से जो है चीजें रही है। एंड एक उनका सोनेट भी है ऑन द अराइविंग एट द एज ऑफ 23, ऑन द अराइविंग एट द एज ऑफ 23। तो इन दिस वे सुरभि एक्सप्लेन वेरी ब्यूटीफुली, एंड आई थिंक कि बहुत अच्छे ढंग से सारी चीजें हुई कि सेकेंड पीरियड में क्या हुआ, फर्स्ट पीरियड में। म्यूट सुरभि, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर। ओके सर। नाउ मैं सोनाली मैडम, देखिए शादाब जी ने अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया, इसलिए शादाब जी से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यद्यपि उनको काफी वाइड नॉलेज है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी मैं शादाब जी को इसमें जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन उनसे ना किया जाए, क्योंकि अभी उन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है। अगर शादाब जी इंटरेस्टेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इफ ही इज इंटरेस्टेड तो ही कैन गिव मी आंसर। शादाब जी। जी सर।
जी, गेटिंग योर वॉइस। हम लोग ये चाहते हैं कि वी ऑल आर वेलकमिंग यू बिकॉज यू हैव ज्वाइन दिस सेशन। हम लोग ये हाँ चाहते हैं कि अभी आपको थोड़ा सा और हम लोगों के साथ एक एक हफ्ते थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, फिर उसके बाद जब नया टॉपिक शुरू होगा तब तक तैयारी हो जाएगी और किताब भी आपके पास पहुंच जाएगी, तो काफी हद तक आप आंसर देंगे। तो इस वजह से नहीं पूछ रहे थे। अगर आप चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। सर पूछ सकते हैं, इतना तो ठीक है, हल्का ठीक फुल्का नॉलेज है ही है, ऐसा थोड़ी नहीं कि ठीक है। एकदम पढ़े तो नहीं है। हाँ, तो मैं जॉन मिल्टन के थर्ड पीरियड के बारे में जानना चाहता हूँ कि उनके थर्ड पीरियड है, वो थर्ड पीरियड का डेट क्या है और उसको आप एक्सप्लेन करिए, कौन कौन से वर्क आएंगे। थर्ड पीरियड सर 1640 टू 1660। या 1640 टू 1660, 1640 से 1660। इसमें उनका क्या क्या चीजें आती हैं, क्या वो किस लिए फेमस है, क्या राइटिंग करने के? इसमें सर पंपलेट और न्यूज़पेपर वगैरह जो ये सब। हाँ, तो इसमें उनके यही। पैम्फलेट्स आए हैं और प्रोज वर्क, इसमें उनके हाँ पैम्फलेट्स और प्रोज वर्क आए हुए हैं। तो हाँ आप सर। उनके प्रोज वर्क जो सबसे पॉपुलर रहा है उसका नाम बताइए। रोज वर्क में सर ऑफ एजुकेशन है, हाँ, और बस सर। एरियोपैजिटिका 1644 हाँ में। हाँ हाँ सर। हाँ, एरियोपैजिटिका है। और साथ ही साथ हमें ये ध्यान में रखना है कि इस समय उन्होंने जो पैम्फलेट लिखा था उसमें एक है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, जिसमें वो चार्ल्स हम्म। फर्स्ट की डेथ को जस्टिफाई करते हैं। चार्ल्स फर्स्ट को जी। जो मारा गया था उसको उन्होंने जस्टिफाई किया अपने एक पैम्फलेट में, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। इसके अलावा उन्होंने जी। चर्च को लेकर के एक पैम्फलेट लिखा है, द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। डिवोर्स पर भी उन्होंने पैम्फलेट लिखा है। और इसके अलावा जो है आपने बताया ही ऑफ एजुकेशन, एरियोपैजिटिका, दी डॉक्ट्रिन क्रिस्टियाना के नाम से उन्होंने लिखा। तो इन दिस पे वी कम टू नो कि शादाब जी एक्सप्लेन कि जो थर्ड पीरियड है वो 1640 से 1660 ईस्वी तक आता है। और इसमें क्या क्या है? एरियोपैजिटिका उनकी इंपॉर्टेंट प्रोज वर्क है जो 1644 में आती है। उसके अलावा उनका जो है ऑफ एजुकेशन है जो 1644 में आया हुआ है। उनके पैम्फलेट है, उन पैम्फलेट में एक बहुत है द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट जो 1649 में आया, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट की डेथ को जस्टिफाई किया गया है। इसके अलावा उन्होंने चर्च से रिलेटेड, डिवोर्स से रिलेटेड और चर्च गवर्नमेंट को लेकर के कुछ उन्होंने पैम्फलेट वगैरह लिखे हुए हैं। तो इन दिस वे वी केम टू नो अबाउट व्हाट द थर्ड पीरियड की थर्ड पीरियड में केवल प्रोज वर्क और उनका पैम्फलेट रहा है। या प्लीज म्यूट शादाब, प्लीज। जी सर। हाँ, म्यूट कर लीजिए। नाउ मैं सोनाली मैडम से जानना चाहूंगा कि मैडम प्लीज एक्सप्लेन फोर्थ पीरियड। Sir, the fourth period it came in 1660 to 1674. In this period, या Milton completely blindness, and its period is marvelous. या Important creations like the Paradise Lost in 1667, History of Britain 1670, Paradise Regained 1671, and Samson Agonist 1671. या सो इन दिस वे वी केम टू नो कि जो फोर्थ पीरियड है विच वाज एक्सप्लेन्ड बाय सोनाली मैडम, उन्होंने बताया कि यह जो पीरियड है इट फॉल्स बिटवीन 1660 टू 1674 या फ्रॉम 1660 टू 1674, 1660 से 1674। प्लीज म्यूट मैडम, प्लीज। 1660 से 1674 ईस्वी तक का ये पीरियड आता है। और यह जो पीरियड है कि एज शी यूज द वर्ड इट वाज अ मार्वेलस पीरियड बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन केम इन दिस पीरियड। उनके ज्यादातर इंपॉर्टेंट वर्क इस पीरियड में आए हैं, जिसमें द पैराडाइज लास्ट आपका 1667 में है, पैराडाइज रिगेन 1671 में, दोनों एपिक है और हमें पता वर्ल्ड में फेमस है। सैमसन एगोनिस्ट उनका ट्रेजिक ड्रामा है, 1671 में आया है। एक उन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन लिखा है, वो 1670 में आया है। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। सो वी केम टू नो अबाउट व्हाट फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में कुछ नहीं, सबको पता है कि क्या क्या चीजें, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगोनिस्ट और हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन जो उन्होंने किया हुआ। ये चार चीजें हमें ध्यान में रखना है। अब मैं जो है एक सेक्शन, इसके बाद लिटरेरी करियर का डिवीजन हो गया। अब मैं एक सेक्शन को लेकर के बात कर रहा हूं, उस सेक्शन में है कि क्रिटिक्स ऑन जॉन मिल्टन। इसके लिए मैं इनवाइट करूंगा गोपाल जी को। गोपाल जी, आर यू गेटिंग माय वॉइस?
गोपाल जी? सर आज वो है नहीं लग रहा है। है। गोपाल जी? ही इज नॉट गेटिंग माई। आरती मैडम या ममता मैडम? ममता मैडम? यस सर। मैं एक एक क्वेश्चन, एक क्रिटिक्स का मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, एक से नहीं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि जॉन मिल्टन के बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में किस क्रिटिक्स ने ये कहा है कि ही कंसीडर, ही का मतलब उस क्रिटिक ने ही कंसीडर्ड मिल्टन मेजर पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही प्लेस्ड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रीकर्सर। दो क्वेश्चन बन रहा है कि जॉन मिल्टन तो अपने आप में इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े पोएट हैं, लेकिन उनसे पहले एक प्रीकर्सर आते हैं जिनका नाम स्पेंसर रहा है। तो ये बात किसने कही है जॉन मिल्टन के बारे में? हु सेड या हु गेव दिस स्टेटमेंट? अगेन आई वुड लाइक टू रीड। या जॉन, नॉट जॉन ड्राइडन। फर्स्ट आप फिर से सुनिए, मेरा एक क्वेश्चन है। ये बात कौन कर रहा? ममता मैडम कह रही है? यस सर। मैडम नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हैव यू रिसीव्ड बुक और नॉट? नो सर। मैडम आपके पास थर्ड एडिशन किताब है? नो सर। अच्छा, ओके ओके। तो मैंने साथ सेंड किया था या आपने मंगाया था ये? नहीं मंगाया है सर मैंने। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, नहीं मंगाया। मैं समझा मंगा कि दूंगी किताब मैं। होने के बाद। नहीं, एक्चुअली आई वाज थिंकिंग शायद किताब है उसके बाद भी ये चीज हो रही। नहीं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं सोनाली मैडम से जानना चाहूंगा कि सोनाली मैडम प्लीज एक्सप्लेन इसको। जो सर विलियम ब्लेक सर। विलियम ब्लेक ने, विलियम ब्लेक ने ये चीज कहा है, क्या कहा है विलियम ब्लेक ने? विलियम ब्लेक ने कंसीडर्ड मिल्टन मेजर पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ही प्लेस्ड स्पेंसर एज मिल्टन्स प्रीकर्सर। उन्होंने जो है मिल्टन को उनका प्रीकर्सर बताया था, स्पेंसर को उन्होंने। तो इसका मतलब है कि इस लाइन का मतलब है कि जो जॉन मिल्टन है वो इंग्लिश लिटरेचर के एक बेहतरीन पोएट है, और उनसे पहले अगर कोई बेहतरीन था तो वह कौन थे? स्पेंसर थे। ये बात किसने कही है? ये बात जो है जॉन विलियम ब्लेक ने कही हुई है। अब मैं सोनिया जी से सारे पहले क्वेश्चन में पूछूंगा। जो सोनिया जी नहीं जवाब देंगी या नहीं दे पाएंगी तो मैं दूसरे को एड्रेस करूंगा। सोनिया जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? बेटी आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस सर आ रही है। हाँ, अब आइए, अब आइए, ठीक है, ठीक है। बेटा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि T.S. Eliot criticized Milton for writing an elegy. Can you tell me the name of that elegy? सर लिसिडास। या लिसिडास। ये सबको ध्यान से सुनना है कि टी.एस. एलियट ने जॉन मिल्टन की एलिजी लिसिडास को क्रिटिसाइज किया है। क्यों? उसके इमोशनल एस्पेक्ट या उसकी सब्जेक्टिविटी को लेकर के। क्योंकि टी.एस. एलियट इम्पर्सनालिटी में विश्वास करते थे, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव में विश्वास करते थे। उनका एक क्रिटिकल एसे है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। तो उसके ऊपर एक पोएम खरी नहीं उतरती, इसीलिए उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि शेक्सपियर का जो हैमलेट था उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया हुआ था। तो इन दिस वे यू कम टू नो। सो व्हाट आई वांट टू से कि यू फाइंड दैट कि टी.एस. एलियट ने उनके वर्क एलिजी जो उनकी रही है उसका नाम क्या है आपका? उसका नाम लिसिडास है, उसको क्रिटिसाइज किया हुआ है। सोनिया, लिसिडास जो एलिजी है किसकी मौत पर लिखा गया है? सर एडवर्ड किंग सर। एडवर्ड किंग की डेथ पर सर लिखी गई थी। एडवर्ड किंग की डेथ पर। देखिए, जिसका नाम लिया जाएगा वही, चूंकि हर आदमी को मैं मौका दे रहा हूँ, सोनिया जी को मैंने एड्रेस किया था तो वही जवाब दे। सॉरी सर, हमने सोचा हमारा नाम लिया है सर। नहीं नहीं, किसी और का नाम नहीं, क्योंकि हर आदमी को पूरा समय दिया जा रहा है। दूसरा चीज जो है, इन्होंने बताया कि ये जो डेथ हुई है किसको लेकर के हुई? एडवर्ड किंग की डेथ को लेकर के। उस समय एडवर्ड किंग जो है डूब की डेथ जो हुई थी, डूबने से हुई थी। कहाँ पे वो डूब गए थे?
सर आयरिश सी में। आयरिश सी में डूब गए थे, ठीक है। और इसके अलावा सोनिया, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि एक क्रिटिक है जिन्होंने ये कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन ये है और सबको ध्यान से सुनना है कि मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। मिल्टन की जो पोइट्री है वह एक दर्पण है जिसमें राइटर का चेहरा बहुत खूबसूरत ढंग से नजर आता, स्पष्ट नजर आता। ये बात जॉन मिल्टन के बारे में किसने कही? सर मैकमिलन। मैकमिलन ने कही है। गुड, ये बात मैकमिलन ने कही है। मैकमिलन, ये चीज ध्यान में रखना कि बड़े क्रिटिक है, ये बात मैकमिलन ने कही हुई है। और मैं जो है फिर सोनिया जी से जानना चाहूंगा, सोनिया जी एक और क्रिटिक है जिन्होंने कहा कि मिल्टन वॉज देयरफॉर मेकिंग एन एक्सपेरिमेंट। मिल्टन एक तरह से नया प्रयोग कर रहे थे व्हेन ही टुक एज द मीजर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए सोचा। मिल्टन जो है एक तरह से इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को मीजर किया या लिया या लिखने की बात उन्होंने सोची। ये बात किसने कही है? सर हडसन। हडसन ने कही है। W.H. हडसन ने कही। हडसन की किताब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बड़ी फेमस किताब है, वहां पे उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद जो है एक और क्रिटिक है जो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये बात किसने कही है कि द मेरिट ऑफ हिज पोइट्री लाइज लॉस इन इट्स ऑब्वियस मीनिंग दैट इट ऑकल्ट पार। कह रहे हैं कि उनकी जो पोइट्री है, उनकी पोइट्री की जो मीनिंग है वह पाई जाती है कि वह एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। मतलब एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहां पे लगता है कि वह हमसे मिला, हम लोग कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस में चले जाते हैं। सर थॉमस डी क्विंसी। थॉमस डी क्विंसी ने कही। नहीं, नॉट थॉमस डी क्विंसी, नॉट थॉमस डी क्विंसी। उसके बाद का है मैकाले। ओके सर मैकॉले। ये बात मैकाले ने कही है। यह सोनिया जी प्लीज म्यूट, अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके सर। मैं जो है सुनील जी से जानना चाहूंगा कि सुनील जी एक स्टेटमेंट है कि इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट शेक्सपियर स्कार्सली एनी। मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि मिल्टन के हर वर्क में एक नया प्रयास नजर आता है और शेक्सपियर में बहुत मुश्किल से यह चीज दिखाई पड़ती है। ये बात किसने कही है? मैथ्यू अर्नाल्ड ने सर। मैथ्यू अर्नाल्ड ने कही। गुड, ये बात किसने कही? मैथ्यू अर्नाल्ड ने कही है। जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को एक नाम दिया हुआ है, वो आप नाम बता सकते क्या दिया है? द पोएट ऑफ सबलाइम सर। द पोएट ऑफ सबलाइम। जॉन ड्राइडन ने मिल्टन को द पोएट ऑफ सबलाइम कह करके एड्रेस किया हुआ है। तो दीज वर द पॉइंट्स जो हम लोगों को ध्यान में रखना था, जिसको हमने जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया क्रिटिक से रिलेटेड। इसके अलावा जो है अब मैं मिथिलेश भाई से जानना चाहूंगा कि मिथिलेश भाई एक लाइन है, मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर। ये लाइन किसने लिखा है और किस पोयम में लिखा है? मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट मैथ्यू दिस अर्नाल्ड सर। नहीं, फिर थोड़ा सा और करिए। सर मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, पीबी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, टेनिसन। विलियम वर्ड्सवर्थ सर। या विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है लंदन और उन्होंने 1802। या लंदन 1802 और या जो है आर करके मिल्टन करके। तो यह एक सोनेट है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और विलियम वर्ड्सवर्थ ने उस सोनेट में जॉन मिल्टन को एक तरह की श्रद्धांजलि दी हुई थी कि वो जो है क्या सोचते हैं, क्या उनका अपना नजरिया था जॉन मिल्टन को लेकर के। इस तरह की चीज हम देखते हैं वहां पे वो चीज रही है। दूसरा चीज जो है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, तो मिल्टन दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, ये चीज रहा है। इसके बाद मैं प्रिया जी से जानना चाहूंगा। प्रिया जी, सर एक लाइन है जो किसी आदमी ने कहा कि मिल्टन स्टैंड्स अलोन इन द एज व्हिच ही इल्यूमाइन्ड। ये बात मुझे किसने नहीं कही? पता, नहीं पता सर मुझे।
ठीक है, म्यूट योरसेल्फ, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं सुरभि जी से जानना चाहूंगा। सुरभि। यस पीबी सैली। पीबी शैली ने बात कही है, पीबी शैली ने कही है मिल्टन स्टैंड्स एलोन इन द एज विच ही इल्यूमाइंड, कि मिल्टन उस एज के अकेले बड़े पोएट है, या उन्होंने उस एज को जो है क्या किया हुआ है कि एक उन्होंने उसको चमकता हुआ सितारा बना दिया, या उसमें उन्होंने वर्क किया जिस एज में वह आते हैं, जिसको उन्होंने अपनी रोशनी से, अपने ज्ञान से जो है उसको प्रभावित किया। ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। मैं सुरभि जी से जानना चाहूंगा कि सुरभि एक और क्रिटिक है जो मिल्टन की स्टाइल को लेकर के बात करते हैं और कहते हैं कि ऑफ ऑल द इंग्लिश स्टाइल्स मिल्टन इज बेस्ट इन टाइटल टू द नेम ऑफ क्लासिक। ये बात किसने कही? सॉरी सर, ये नहीं पता मुझे। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, रैली ने कही है, जॉन ड्राइडन ने कही है, या टेनिसन ने कही है। सॉरी सर। ओके, शादाब। सुरभि म्यूट योरसेल्फ। जी सर। या ये बात किसने कही है? मिल्टन की स्टाइल को लेकर के बात हुई। नहीं पता सर। ओके, आप में से कोई भी? टेनिसन। रैली का ये रैले का स्टेटमेंट है और ये बहुत फेमस है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको ध्यान में आपको रखना है। क्या चीज? जब भी जॉन मिल्टन की स्टाइल को लेकर के बात आएगी तो रैली एक क्रिटिक है। रैली ने कहा है कि मिल्टन की जो स्टाइल है वह देखा जाए तो काफी बेस्ट है, और जो क्लासिक स्टाइल की बात होती है, क्लासिक स्टाइल का नाम अगर किसी इंग्लिश पोएट के साथ जोड़ा जा सकता है तो वह जॉन मिल्टन है। इसीलिए वो कहते हैं कि ऑफ ऑल द इंग्लिश स्टाइल बहुत सारी है, सबने अपने अपने ढंग से लिखा, मिल्टन इज बेस्ट, लेकिन मिल्टन उसमें सबसे बेस्ट है इन टाइटल, इस शीर्षक के हिसाब से, टू द नेम ऑफ क्लासिक। जब क्लासिक शब्द स्टाइल को लेकर के जोड़ा जाता है तो उसमें जॉन मिल्टन काफी बेहतर उभर करके आते हैं। ये बात आप देखेंगे। उसके बाद जो है मैं सोनाली मैडम से जानना चाहूंगा कि मैडम एक क्रिटिक है जिन्होंने कहा था कि 3 पोएट्स इन 3 डिस्टेंट एज बोर्न इन ग्रीस, इटली, इंग्लैंड डिड एडोर। 3 पोएट 3 डिफरेंट एजेस में पैदा हुए थे और उसमें से एक ग्रीस जॉन में, ड्राइडन। जॉन ड्राइडन। एग्जैक्टली, ये बात किसने कही है? जॉन ड्राइडन ने कही। तो इन दिस वे वी केम टू नो अबाउट जॉन मिल्टन के ऊपर जो क्रिटिक्स थे। अब मैं उनके वर्क को लेकर के चल रहा हूं और हर आदमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एक करके, जल्दी जल्दी, ताकि हम कवर कर सके। क्योंकि अब जो वर्क की बात है, वर्क ऑलरेडी आपने पहले बहुत कुछ कई बार किया हुआ था, उसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं इतना जानना चाहूंगा, मैं सोनाली मैडम से कहूंगा कि सोनाली मैडम प्लीज सर। एक्सप्लेन एल एलिग्रो आई एल पेंसिलोसो, जो आप जानती हैं उनके वर्क को एक्सप्लेन करिए। Sir, it is published in 1632. It's a Latin poem. Sir, Yeah, El it's Allegro means joyful and Penseroso means sorrowful. correct. Or sir, it presents a description of sir morning while Il Penseroso in evening, sir. और सर बस इतना ही याद है। ठीक, ओके। तो इन दिस वे यू केम टू नो कि मैडम टोल्ड टू ऑल ऑफ अस, व्हाट शी टोल्ड टू ऑल ऑफ अस कि जो ये पोयम है एल इलिग्रो एंड आई एल पेंसिरोजो, ये जो पोयम है यह उनके सेकंड फेज में आता है। उनका जो सेकंड फेज था लिटरेरी करियर का वह उसमें आता Yes, है। sir. दूसरा चीज कि यह 1632 में पब्लिश हुआ है, कहीं कहीं भी डेट 1631 में मिलती है। यह जो पब्लिश हुआ है हार्टन नाम की जगह पे रह करके उन्होंने लिखा, इसलिए इस पोयम को हार्टन पोयम्स भी कहा जाता है। हार्टन पोयम Yes, का जो sir. टाइम है वो 1632 से 1637 तक है। ये जो दोनों पोयम है इसका टाइटल लैटिन में है। जो पहली पोयम है एल एलिग्रो, उसका मतलब होता है कि अ मैन इन हैप्पी मूड या जॉयफुल सिचुएशन को यह प्रेजेंट करता है। और जो एल एलिग्रो है इट स्टार्ट विद द राइजिंग ऑफ द सन, उसमें राइजिंग ऑफ द सन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। दूसरी तरफ उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, जो दूसरी पोयम है आई एल पेंसिलोजो, वह भी लैटिन में उसकी टाइटल है। उसका मतलब होता है कि अ पोएट इन सॉरोफुल मूड, पेंसिव मूड, हार्टफुल मूड, जो भी वर्ड आप कह सके, मतलब जिसमें विचारशील है, खुशियां नहीं बल्कि वो विचारों में बिल्कुल जो है डूबा हुआ है।
और यह जो पोयम है इट स्टार्ट विद द सेटिंग ऑफ द सन, इसमें डूबते हुए सूर्य को दिखाया गया है। तो जो जो पोयम जो है स्टार्ट विद द राइजिंग ऑफ द सन, उसका मतलब है कि उसमें काम करने की इच्छा है, वह जीवन को जीना चाहता है। लेकिन अगर कहीं पे सिंबल सेटिंग ऑफ द सन है तो वो निराशा को जाहिर करता है। कुछ इस तरह की चीजें रही है। दोनों पोयम एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट है। दोनों पोयम में म्यूजिक का, खास इसका जो टाइटल है हाईली म्यूजिकल है, और ये कहा जाता है ये म्यूजिकोलॉजी, म्यूजिकोलॉजी जो है एक ब्रांच ऑफ स्टडी है, सब्जेक्ट है, जहां से आप कह सकते हैं जो म्यूजिक से रिलेटेड है। तो बहुत कुछ वहां से इसका टाइटल प्रभावित है या वहां से लिया गया है। दूसरा चीज कि यू अल्टीमेटली कम टू नो कि इसी पोयम में कहीं ना कहीं एक तरह से इनडायरेक्ट वे में जिक्र है किसका, पैराडाइज लास्ट का, कि मिल्टन एक प्रण करते हैं कि मैं कुछ बड़ा काम करना चाहता हूँ। तो इनडायरेक्ट वे में उन्होंने किसका जिक्र किया है, पैराडाइज लास्ट का भी उन्होंने, सॉरी नॉट इसने, उन्होंने जो है पैराडाइज लास्ट का जो जिक्र है उसमें तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप ये देखेंगे कि उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ जो प्यूरिटानिज्म था, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी में, उस पे लेकर के उन्होंने ये बात थोड़ा सा की थी पैराडाइज लास्ट को। लेकिन मैं सोनाली मैडम से ये कब जानना चाहूंगा कि एक क्रिटिक है जिन्होंने ये कहा था कि ये जो पोयम Yes, sir. है दे आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन, ये बात किसने गई थी? दे आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन, बेन जॉनसन या डॉक्टर सैमुअल जॉनसन? सर सैमुअल जॉनसन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये बात किसने कही है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही है इस पोयम को लेकर के कि दे आर द टू नोबल एफर्ट्स ऑफ इमेजिनेशन। मैडम मैं आपसे ही एक और क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी एक पोयम कंपोज किया था जिसमें कुछ ऐसी चीजों को लेकर के उन्होंने जिक्र किया था, हैप्पी मूड को, थॉटफुल मूड को उन्होंने दिखाया था, वो कौन सी पोयम में उन्होंने किया है? सर मुझसे पूछा है? हाँ, सर फिर से पूछिए सर। Milton presented the same spirit which we find in I.L. Penseroso and L. Allegro in one of his poem. Can you mention the name of that poem? सर डैफोडिल्स। डैफोडिल, डैफोडिल। सो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जॉन मिल्टन, सॉरी मैं मिल्टन बात कर रहा हूँ, विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल जो उनकी पोयम है उस पोयम में वही स्पिरिट जो स्पिरिट जॉन मिल्टन की है विच वी फाइंड इन द पोयम एल एलिग्रो एंड आई एल पेंसिलोजो, द सेम थिंग वी फाइंड इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोयम। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोयम है जिसका क्या नाम है, डैफोडिल, में कुछ ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये जो पोयम है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। इसके अलावा मैं अब जो जानना चाहूंगा, गोपाल जी आवाज आपको जा रही है? गोपाल जी, आई थिंक कि गोपाल जी ने मैसेज किया है। गोपाल सर, आई एम नॉट ओके, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू आंसर। ओके 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 गोपाल जी, ठीक, गॉट इट गॉट इट। तो जस्ट आई वांट टू नो टू सोनिया जी से मैं जानना चाहूंगा कि सोनिया जी प्लीज एक्सप्लेन अबाउट हिज मास्क, उनके एक्सप्लेन को आप करिए। यस सर, उनका सर एक मास्क है, द आर्केड्स, पब्लिश्ड इन 1634। इट इज रिटन बाय द रिक्वेस्ट ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड किंग हेनरी लॉस, and it is a mask presented by children, written in blank verse. and मिल्टन सर ट्रीज और प्लांट्स की बात करते हैं इस मास्क में। ठीक है, बहुत अच्छा। तो इन दिस वे वी कम टू नो कि उनका एक और मास्क था। सोनिया जी आर्केड की बात। हाँ यस सर, हम ये कहना चाह रहे थे सर, आर्केड्स के नाम से सर फिलिप सिडनी है, उनका एक आर्केडिया रोज वर्क भी आया था, पास्टोरल वर्क, जो कि हाँ, तो इनका जो एक और मास्क है कॉमर्स नाम से, उसके बारे में बताइए सर। यस सर, कॉमर्स पब्लिश्ड इन 1634। ठीक है।
देखिए जो मास्क है उस मास्क में आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज की सोनिया जी टोल्ड टू ऑल ऑफ अस कि जॉन मिल्टन ने दो मास्क लिखा हुआ है। एक मास्क क्या है आपका आर्केड्स है, दूसरा मास्क आपका क्या है कॉमर्स है। ये तो मास्क का नाम हो गया आर्केड्स और कॉमर्स जो 1634 ईस्वी में आता है। अब सवाल ये उठता है कि ये भी कहाँ पे आया सेकेंड पीरियड में, हार्टन पोयम्स, हार्टन पे जगह नाम पे लिखा गया है। हार्टन का जो टाइमिंग है 32 से लेके 37 तक है। अब सवाल ये उठता है कि इसको आखिर मास्क क्यों कहा जाता है। इट इज known as mask because always you will come to know कि such type of creations are performed on the stage। मीन्स जो भी मास्क होता है वह परफॉर्म किया जाता है। जो परफॉर्मर होता है दे पुट मास्क, दे कवर देयर फेसेस पुटिंग मास्क। वे अपने चेहरे पर मास्क लगा करके, हम लोग बहुत सारा चीज देखते हैं ना खेलों में, जोकर जो आते हैं बच्चे आते हैं कभी कभार अपने चेहरों पर मास्क शेर का लगा लेंगे, कुछ और चीजों का लगा लेंगे, तो इसका मतलब वह क्या सीन क्या होती है मास्क होती है। तो दे पुट मास्क ऑन देयर फेसेस एंड यू विल कम टू नो यह जो जॉन मिल्टन ने लिखा था अपने फ्रेंड के रिक्वेस्ट पर, और वह जो उनके फ्रेंड के थे उनके फ्रेंड का नाम था किंग हेनरी लॉस। किंग हेनरी लॉस LAWES, उनके रिक्वेस्ट पर लिखा था। और जो पहला वाला मास्क है आर्केड्स उसमें जॉन मिल्टन ने नेचर के काफी करीब उन्होंने जाकर के प्लांट्स के बारे में ट्रीज के बारे में वो बात करते हैं या उसकी जानकारी देते हैं। ये बात किसमें रही है आर्केड्स में रही है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि यह भी जो है आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा हुआ है। और यह जो मास्क है एक इसको परफॉर्म किया गया था एक बड़ी काउंटेस, काउंटेस एक पद होता है, काउंट मास्कुलिन है या मेल है, उसका फेमिनिन जो है क्या होता है काउंटेस होता है। उनका नाम था डाउजर ऑफ डर्बीशायर, डर्बीशायर की काउंटेस थी, उनके सामने इसको परफॉर्म किया गया था। बाकी जैसा कि आपको ये पता है कि सोनिया जी ने ये भी एक्सप्लेन किया कि आर्केडिया नाम से सर फिलिप सिडनी ने एक प्रोज रोमांस लिखा था। तो हमें आर्केड्स और आर्केडिया में फर्क रखना चाहिए। आर्केड्स मास्क है जो किसने लिखा हुआ है जॉन मिल्टन ने लिखा है। आर्केडिया जो है प्रोज रोमांस है जो सर फिलिप सिडनी ने लिखा हुआ है। तो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आर्केड्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा जो मास्क है कामस है जो 1634 में आया था। यह भी हेनरी लॉस के उनके जो फ्रेंड थे किंग हेनरी लॉस उनके रिक्वेस्ट पर इसको लिखा गया था। इसका जो सब टाइटल है द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू, इसका जो सब टाइटल है द ट्रिम्फ ऑफ वर्च्यू है। एंड यू विल कम टू नो कि इस पे जो है इसमें चेस्टिटी को लेकर के बात की गई है। एलिस नाम की एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को कैसे टीस उसको लोग करते हैं, सीड्यूस करने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर के इसमें बात की गई। और जो भी मास्क है इसमें म्यूजिक का बहुत ज्यादा यूज था। और जॉन मिल्टन ने इसका जो सब्जेक्ट मैटर लिया हुआ है जॉर्ज पील जो यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर थे, उन्होंने एक अपने लिखा था द ओल्ड वाइव्स टेल, उन्होंने उससे लिया हुआ है। और उसमें दिखाया गया कि विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस, कि कैसे विक्ट्री ऑफ वर्च्यू अपॉन वाइसेस। तो इन दिस वे आई एक्सप्लेन कॉमर्स एंड व्हाट आई एक्सप्लेन द आर्केड्स। अब मैं जो है ममता जी आपको मेरी आवाज जा रही है ममता जी? यस सर। ममता जी मैं ये चाहूंगा कि आप जो है जो लिसिडास एलिजी है उसके बारे में आप जो जानती हो आप उसको एक्सप्लेन करिए। It is a pastoral elegy written in Yeah. 1637. Yeah. It falls as a last of Milton Hutton poem. Yeah. And it written on the death of Edward King. He drowned in Edward. Irish Sea. Yeah. बहुत अच्छा। And the तो pastoral elegy means shepherd leading. Pastoral life. So in this way you come to know कि she explain या प्लीज जो ममता जी उन्होंने बताया कि जो लिसिडास है या एलजी का नाम है यह कब आई है 1637 ईस्वी में आई है। एंड यू फाइंड व्हाट कि यह हार्टन पीरियड का लास्ट पोयम था। यह किसकी डेथ पर लिखा गया है? एडवर्ड किंग की मौत पर लिखा गया है जो आयरिश सी में डूब गए थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें लैटिन का बहुत ज्यादा यूज किया गया है, 50% से ज्यादा लैटिन शब्द यूज किए गए हैं। और
इवन यू विल कम टू नो कि इस चीज को देख करके जॉन कीट्स ने ये कहा था कि मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें लैटिन लैंग्वेज का इतना ज्यादा यूज किया गया कि जॉन कीट्स ने कहा कि मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज। मैं जो है इससे रिलेटेड एक दो कोटेशन है वो मैं जानना चाहूंगा, खास करके मैं शादाब जी से मैं जानना चाहूंगा कि शादाब जी किस आदमी ने ये कहा है, क्रिटिक ने, कि लिसिडास इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। लिसिडास इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। सॉरी सर, नहीं पता। ओके ओके, कोई बात नहीं है। आप में से और कोई भी? क्लियांथ ब्रूक। क्लीन टू ब्रुक, क्लीन टू ब्रुक, CLEANTH, क्लीन ब्रुक्स ने ये बात कही है। क्या उन्होंने कहा है कि लिसिडास इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? मैं आप लोगों में से ही जानना चाहूंगा कि किन्होंने कहा है कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? मैथ्यू अर्नॉल्ड है सर। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ मैथ्यू अर्नॉल्ड का स्टेटमेंट है, और क्लीथ ब्रुक्स का स्टेटमेंट है कि लिसिडास इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इसके अलावा जो है मैं जानना चाहता हूं सुरभि जी से, मैं जानना चाहता हूं कि सुरभि जी किसने कहा है कि लिसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट? सर टेनिसन ने। टेनिसन ने कहा ये बात। टेनिसन ने कहा है कि लिसिडास इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। और टच स्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है सुरभि? टच सर स्टोन ऑप्शन मेथड। दे दीजिए सर, भूल गए थोड़ा सा। मैथ्यू अर्नॉल्ड, टेनिसन, हार्डी? सर मैथ्यू अर्नॉल्ड। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने टच स्टोन मेथड का कॉन्सेप्ट दिया हुआ। ठीक है, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। एक लास्ट लाइन में मैं चीज जानना चाहता हूं आपसे सोनिया जी से कि मैडम ये बात किसने कही कि मिल्टन हैड रिटन नथिंग एक्सेप्ट लिसिडास? मिल्टन ने लिसिडास के अलावा कुछ लिखा ही नहीं। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने। बहुत अच्छा, आप लोग काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं कि मैथ्यू अर्नॉल्ड ने ये लिखा है कि मिल्टन ने उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। प्लीज म्यूट। अब मैं मिथिलेश सर भाई को टेस्ट के जाना पहले सर टेस्ट के पहले आप इसी तरह एक दिन की कहीं बाहर घूम आया करिए सर, तो हम लोग को तैयारी करने का मौका मिलेगा सर। ठीक है सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ये मैथ्यू अर्नॉल्ड ने जो कहा है सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे सर? उन्होंने कहा कि ये देखिए भाई, ये इतना बढ़िया, उन्होंने यह इतनी बढ़िया पोयम रही है कि इसके अलावा उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। आवाज नहीं आ रही सर? हेलो, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है सर। नो सर, वॉइस इज नॉट क्लियर सर। अब जा रही है आवाज? यस सर, अब आ रही है। मैं ये कह रहा था Yes, कि sir. जॉन मिल्टन की इस वर्क को मैथ्यू अर्नॉल्ड ने कहा कि यह इतना बेहतरीन वर्क है कि इसके अलावा उन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। ये उनका अपना कहना है। Yes. किसका? मैथ्यू अर्नॉल्ड Yes, का। sir. ये चीज उन्होंने कहा। यस यस। अच्छा, बाकी देखिए, बाकी और कुछ मैं बात नहीं कर रहा। बाकी का मतलब जैसे सोनेट वगैरह हुआ, अगर मैं कहूँ कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस में उन्होंने ये बात बताई, तो ऐसा कौन है जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस नहीं पढ़ा है, और हो सकता है मुझसे बेहतर भी पढ़े हुए जानकारी हो। तो बस आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आपको जो है ऑन द डिसीज ऑफ हिज वाइफ, और किताब में जो है कुछ सोनेट का जिक्र किया गया है, जैसे ऑन द लेट मास एकर इन फाइड मांट है। उसके अलावा जो है क्या कहते हैं कि कुछ और भी सोनेट है जिसका जिक्र किया गया। व्हेन असाल्ट, व्हेन यू रिसीव बुक, तो आपको क्या करना, पेज नंबर 108 109 पे सोनेट का नाम दिया गया है। उन सब चीजों को आपको क्या करना, अच्छे ढंग से कवर कर लेना, और कुछ नहीं। मैं मिथिलेश भाई से जानना चाहूंगा। मिथिलेश भाई, प्लीज एक्सप्लेन पैराडाइज लॉस्ट। Paradise Lost, sir, written in 1600, published in 1667. या
and Milton started writing in 1658 and completed Yeah. it in 1665. Yeah. First published in 1667 with 10 books, With 10, 16, yeah, with 10. and next published in 1674 with the 12 books by Yeah. splitting books 7 and 10. 7 और 10, तो And ठीक है. and thirdly published in 1678 when he was died. ओके, ठीक है. इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि आखिर जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लास्ट है उसमें क्या क्या है. मैंने काफी इस पे बात किया था. सबसे पहला चीज की 1667 में पब्लिश होकर के आती, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा चीज क्या है, वह सेकेंडरी एपिक का एग्जांपल है, और सेकेंडरी एपिक को क्या कहा जाता है, लिटरेरी एपिक भी कहा जाता है. और यह जो सेकेंडरी एपिक है, कहाँ इसको, इसका मॉडल उनके सामने क्या था, वर्जिल का एनीड था. उसके बाद आप ये देखते हैं कि जैसा कि मिथिलेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि एक चीज उन्होंने ये किया हुआ था कि ये चीज जो है, अगर देखा जाए, उन्होंने इसको जो लिखना शुरू किया 55 से लेकर 65 के बीच में ये काम हुआ है. 65 में उन्होंने इसको कंप्लीट कर लिया था, लेकिन पब्लिश 67 में होती है. जब यह 1667 में पहली बार आती है तब यह किस में होती है, यह 10 बुक्स में होती है. जब 74 में आती है तब यह किस में आती है, 12 बुक्स में होती है. तो बुक नंबर 7 और 10 के और हिस्से कर दिए जाते हैं. जब बुक नंबर 7 और 10 के और हिस्से किए जाते हैं तब यह 12 बुक्स में होती है, और 12 बुक्स में कब आती है, 1674 में आती है. उसके बाद आपने एक चीज और देखा था कि जो पैराडाइज लास्ट है, इसकी जो थीम है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यह किस में लिखा गया है, यह आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है. स्टाइल कैसी है, ग्रैंड स्टाइल है, एलिवेटेड थॉट है. जो एपिक होता है, एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी इन वर्ड्स है, ये चीजें बात की गई है. तमाम एपिक, होमर का इलियड एंड ओडिसी है, वर्जिल का एनीड है, इसके अलावा द रामायण, द महाभारत इन इंडिया जो कि क्लासिक एपिक है अपने यहाँ का. ये सब चीजें हम देखते हैं. लेकिन मैं आपको एक टास्क दूंगा कि आपको पेज नंबर 110 पे, नॉट 100, 110 पे जाना है, और बुक नंबर 1 से लेकर के बुक नंबर 12 तक क्या बात की गई है, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है. ये आपका सेल्फ स्टडी का काम है. एक एक हल्का सा बुक नंबर फर्स्ट पे मैंने बहुत सारा बात किया कि उसमें एडम को, ईव को कैसे वो उनको स्वर्ग से हटा के धरती पे भेजा गया, सेटन ने कैसे रिवोल्ट किया, बिल्जबब का क्या रोल रहा था, म्यूजेस कौन थी, ऑल दिस थिंग्स आई हैव गॉन. लेकिन आपका काम यह है कि उस पर आपको जाना. दूसरा चीज, पेज नंबर 111 पर इंपॉर्टेंट लाइन्स है, उस इंपॉर्टेंट लाइन्स को आपको कवर करना कि ये इंपॉर्टेंट लाइन्स का क्या मतलब है, इसमें क्या दिया जा रहा है, क्या कहा गया है. और इसी पर कुछ क्रिटिक्स हैं जो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लास्ट पर बात करते हैं. तो ये मैं आपको एक तरह का क्या कर दे रहा हूं, एक टास्क दे रहा हूं. लेकिन इस टास्क का मतलब ये नहीं कि मैं इस पे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये सेक्शन आपने अभी सेल्फ स्टडी नहीं किया और मैंने भी इस पर इतना बात नहीं किया था. थीम पे बात हो गई, कैरेक्टर पे बात हो गई, कब पब्लिश हुई इस पे बात हो गई, सेकेंडरी एपिक क्या है, वर्जिल का एनीड क्या है, 12 बुक्स में डिवाइड है, कब रिटेन हुई, 1665 में, 1661 में पब्लिश हुई है. और जॉन मिल्टन ने लिसिडास नाम की एलिजी में भी इस पोयम का जिक्र किया था अपनी एक लाइन के माध्यम से, टुमारो टू फ्रेश वुड्स एंड पास्चर्स लीव, कि कल मैं एक नया क्या करूंगा कि एक उन्होंने कहा कि ऐसा लगता आने वाला जो कल होगा वहां पे फ्रेश वुड्स होंगे और नए जो है पास्चर्स होंगे. नए पास्चर्स का मतलब कुछ बड़ा करने का शायद उनका इशारा था, ये कहा जाता है. ये चीज उन्होंने लिसिडास में जिक्र किया था. पहले जब ये पोयम आई थी तो इसका लैटिन में टाइटल था, और लैटिन में जो इसका टाइटल था, इनफिनियम नोवम्बेरिस करके इसका टाइटल था. बाद में टाइटल पैराडाइज लास्ट में आया. ये सब चीजें हम देखते हैं. तो ये भी पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है. तो योर वर्क इज व्हाट, योर वर्क इज कि यू हैव टू गो, कि एक किताब से लेकर 12 किताब में उन्होंने क्या बात कही है, क्रिटिक्स ने इसके बारे में क्या कहा है, और इंपॉर्टेंट जो लाइन्स है उसका. इसके लिए मैं पैराडाइज लास्ट का एक सेशन थोड़ा सा अलग मैं रखूंगा जिसपे मैं इस पे बात करूंगा. इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसको स्किप करना है. फर्स्ट यू हैव टू स्टडी, पहले आप उसको स्टडी करिए. नाउ मैं चाहूंगा अब कि सुनील जी, यू हैव टू टेल मी अबाउट पैराडाइज रिगेड. पैराडाइज रिगेड, सुनील जी. शादाब.
हेलो। जी सर। हाँ सर। जी यस सर। या प्लीज अभी आप नहीं सुनिए जी, अभी आप म्यूट कर लीजिए। अभी आपको और टास्क दिया सैमसन एगोनिस्ट के बारे में आप बताइए। शादाब जी आप बताइए सर क्या पूछे हैं? पैराडाइज रिगेन के बारे में। सर इट इज पब्लिश्ड इन 1671। या कितनी किताबों में है? फोर्थ बुक है सर। फोर्थ बुक्स में है। और ये जो है उनके अपने एक दोस्त थे, उसके उनके रिक्वेस्ट पर ये चीज लिखी गई थी। सर ऑप्शन देंगे सर? थॉमस हेनरी, थॉमस एल वुड। थॉमस हेनरी। नहीं, थॉमस हेनरी, थॉमस सॉरी एल वुड, थॉमस एल वुड। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मैं फिर से बता दूं कि जो ये किताब है पैराडाइज लास्ट, सॉरी पैराडाइज रिगेन, यह जॉन मिल्टन का सबसे फेवरेट बुक रहा है। ये 4 किताबों में है। इसको ये जो हीरो है जीसस क्रिस्ट है, इसका जो थीम है टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट बाई सेटन करके है। और ये 4 किताबों में है। ये किसके रिक्वेस्ट पर लिखा गया था? उनके अपने दोस्त थॉमस एल वुड के रिक्वेस्ट पर लिखा गया था। एंड रिमेंबर दैट कि इसमें जो है एडम, ईव और उनके बच्चों का भी जिक्र है। उनके बच्चों में एबल है, केन है, वर्जिन है, मेरी है, बिलाल है, जो सेटन के फॉलोवर है, उनका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा ये जो 4 किताबों में बांटी गई है, इसमें भी ये बताया गया है कि बुक फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है। ये भी आपका टास्क है। उसके अलावा कुछ क्रिटिक्स हैं जिन्होंने, जैसे विलियम ब्लेक है, मिल्टन खुद ने क्या कहा है, और मार्क पैटिसन क्रिटिक है, इन लोगों ने इस किताब के बारे में क्या कहा, ये आपको कवर करना है। तो आपको मोटी मोटी बात ध्यान में रखनी, पैराडाइज रिगेन 1671 में आया, सेकेंडरी एपिक 4 किताबों में है, मिल्टन का फेवरेट बुक है, जीसस क्रिस्ट इसके हीरो है और वो सेटन के द्वारा टेम्प्ट किए जाते हैं। इसके अलावा ये इसमें जो है क्या कहते हैं कि यू विल कम टू नो कि थॉमस एल वुड के कहने पर इसको कंपोज किया गया है और ये पैराडाइज लास्ट का आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। इन दिस वे यू कम टू नो अबाउट सैमसन एगोनिस्ट। सैमसन एगोनिस्ट जो है आपका 1671 में आया हुआ है। जो सैमसन एगोनिस्ट है यह ट्रेजिडी है। और किस पर आधारित है? ग्रीक ट्रेजिडी पर आधारित है। ग्रीक ट्रेजिडी का जो एग्जाम्पल होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे 3 यूनिटीज है, टाइम, प्लेस, एक्शन, रोल ऑफ कोरस, उसको फॉलो किया गया है। और यह क्लोजेड ड्रामा का एग्जाम्पल है। क्लोजेड ड्रामा वह ड्रामा होता था जो केवल परफॉर्म करने के पर्पज से नहीं लिखा जाता था, बल्कि रिसाइट करने के पर्पज से लिखा जाता था। रिसाइट करने मतलब कि आदमी उसको केवल पढ़ता था, गुनगुनाता था, इसका पर्पज ये नहीं होता था कि पब्लिकली परफॉर्म होता। ये क्लोजेड ड्रामा होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसकी जो स्टोरी है वो हिब्रू लेजेंडरी टेल से ली गई है, बाइबल से इसकी स्टोरी ली गई है। जो सैमसन है वह एक रेसलर है, वह इसका हीरो है। वह एक लड़की के प्यार में जो है पागल होता है, डेलीला। लेकिन डेलीला जो है क्या है, उसको यूज किया गया है कि तुम सैमसन को अपने प्यार में किसी तरह से अपने प्यार के जाल में लाओ और फिर उससे बदला लिया जाए। तो आप देखेंगे कि कैसे जो है उसको अंधा किया जाता है, उसका जो है उससे बदला लिया जाता है। दिस थिंग्स यू फाइंड। लेकिन वह एक बहुत ब्रेव आदमी है। और सैमसन जो कैरेक्टर है यह खुद जॉन मिल्टन का कैरेक्टर है, क्योंकि जॉन मिल्टन भी अंधे हुए थे। इस तरह की चीजों को हम यहाँ पर देखते हैं। बाकी एरियोपैजिटिका का जिक्र आपसे पहले किया जा चुका है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आपका जो टास्क है सैमसन एगोनिस्ट, सैमसन एगोनिस्ट के अलावा जो है पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, एक बार आप पढ़िएगा। मैं इसके लिए एक अलग सेशन लूंगा, डिटेल में आपके साथ में जाऊंगा उसकी लाइनों को। क्योंकि आज ऐसा नहीं कि मैं उसको समेट पाता, मैंने जनरल बातें समेटी है, लेकिन मैं फॉर्मेलिटी करता तो उसमें समेट ना पाता, तो फॉर्मेलिटी में रह जाता। इन तीनों चारों चीजों के लिए मैं एक अलग सेशन लूंगा। एंड आई होप कि दैट टुडे यू ऑल हैव एंजॉयड। और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ईश्वर ने चाहा, गॉड ने चाहा तो यू विल बी सिलेक्टेड, अगर ऐसे ही आप लगे रहे। इफ यू गिव योर टाइम, इफ यू गिव मी योर कंपनी, तो श्योरली यू विल बी सिलेक्टेड। जरूर आपका सिलेक्शन हो। तो ये चीजें रही है। तो होप वी विल मीट टुमारो। जब कल हम टुमारो मिलेंगे तो सबसे पहले जॉन मिल्टन की इन तीनों, हड़बड़ी नहीं करना, कोई चीज की जल्दबाजी नहीं करना, जॉन मिल्टन बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे आपने शेक्सपियर का स्टडी किया है, चीजें क्लियर काफी हद तक, जब रिटन टेस्ट होगा तो उसमें और आसानी से जवाब आप दे पाएंगे। ऐसे ही आपको कल का टास्क है कि जॉन मिल्टन की ये सर तीनों वर्क आप सही करेंगे। जी सर जी गोपाल जी। yes sir I was a Yeah. bit busy sir and I'm not physically well today
and I was a Okay, little bit busy. Thereby, I could not attend the session. Actually, I attended it, but I could not give the answer. But I have a yeah, question, sir, regarding Samson agnostic that you have lastly elaborated. Uh, yeah, you have told that there is a autobiographical element regarding Samson's blindness and Milton's blindness. But my yeah. question is that whether Milton wanted to describe Delilia with his wife, No, not, no, because not his at wife. all. Yeah, Yes, yes, yeah. Because his yes, wife, sir. Okay, okay, sir. Thank you. yeah. You will come to know when we talk about John Milton's autobiographical element in the character of Samson. We come to know what happened that once John Milton was the Latin secretary of whom? Latin secretary of Oliver Cromwell. But you will come to know कि with the passage of time जो उनका अंडरस्टैंडिंग between जॉन मिल्टन एंड ओलिवर क्रॉमवेल यह बेहतर नहीं रही, तो जॉन मिल्टन को भी इम्प्रिजन कर दिया जाता है, उनको भी कुछ समय जेल में रखा जाता है, और उस समय वो अंधे थे. Try to understand. In the same way, you find here कि this particular man, Samson, he was imprisoned. So the only two things: imprisoning and blindness of Milton. We find in the character Samson. बट वी कांट से कि जो अफेयर है, जो लव का मामला है, जो डेलीला है, वह वो अपनी वाइफ से उसको जोड़ करके देखते हैं. नो, नॉट एट ऑल. वो ऐसा चीज नजर नहीं. ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट की उस कैरेक्टर को उन्होंने अपने कैरेक्टर में ढालने की कोशिश की. परहैप्स सर Okay, जो sir. सोनेट हैमिल्टन के वो सर 24 है या 23? सर कहीं कहीं 24 दिया गया है. And sir, somewhere it is also said 24 या 20, but most probably you will come to know कि I just talked so many people, even the professors who taught us, they also told कि 23. तो मैं ये नहीं समझता कि 24 किस ग्राउंड पे कहा जाता है या क्या रीजन है. अगर कहीं कोई बहुत ऑथेंटिक जगह ऐसा मिले तो हम देखिए, होता क्या है कि जो या तो सारे 24 के सारे नाम मिल जाए हम लोगों के कि उसमें, अब उन्होंने लैटिन में ज्यादा लिखा, लैटिन का पता चली नाम नहीं मिल पा रहा है, इंग्लिश का नाम मिल जा रहा है, तो उसके आधार पे ये चीज. लेकिन 23 का जिक्र मोस्ट प्रोबेबली होता है कि इसका, क्योंकि ये हमको भी जब कभी हम लोग पढ़ते तो देयर वाज अ डाउट कि वेदर इट इज 23 या 24, बट यू विल कम टू नो कि नहीं, यू ऑल हैव टू गो विद 23 अभी तक. अगर कहीं कोई आपको कोई ऑथेंटिक चीजें कोई बहुत अच्छी किताब से मिलती है, मुझे मिलेगी और उसमें 24 का जिक्र रहता है, तो शायद वक्त के साथ हम लोग भी अपने ज्ञान में जब वृद्धि करेंगे तो उसको बदल सकते हैं. लेकिन आज की डेट में मैं 23 पर ही स्टैंड करता हूँ. ओके सर, थैंक यू सर. वी विल मीट Thank you, टुमारो. लेकिन मैं कल के लिए फिर से मैं आपको बता दूं कि प्रिपेयर, पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज रिगेन, सैमसन एगोनिस्ट और जॉन मिल्टन का जो सानेट का मैंने आपको टास्क दिया, उसके में क्या बताएं. ओके.